नमस्कार स्टूडेंट, कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 97 से लेकर 101 और आकलन पत्रक 16 के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए इस वीडियो में अपन सीखेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित गुणधर्म समझकर दैनिक जीवन में संबंधित समस्याएं हल करना। लर्निंग लेवल होगा आपका सीखने का स्तर, वो कक्षा 6 और 7 का होगा, जो कि मिड लाइन असेसमेंट के बाद आपका चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाना है। पहला है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल ही राइट है, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 2 + 1 को जोड़ लेंगे तो 3 होगा, ये तीनों ही परिमेय संख्याएं है। तो इस तरह से अगला है, दो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय का गुण का पालन करती है। गलत है, क्योंकि क्रम विनिमयता का नियम है वह जोड़ और गुणा में लागू होता है, जबकि बाकी और भाग में लागू नहीं होता, यानी घटाना और भाग में लागू नहीं होता। तो यहाँ पर यदि जोड़ गुणा का लिखा हुआ आता तो राइट लगता। इसने लिखा है दो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय का गुण का पालन करती है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्रॉस लग जाएगा। अगला पूछा है, किसी परिमेय संख्या का हर शून्य हो सकता है। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि P/Q होता है, लेकिन कभी भी Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हर 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही गलत है। अगला है, एक परिमेय संख्या को अपने सरलतम रूप में तभी माना जाता है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो और अंश और हर में एक के अतिरिक्त और कोई सार्वक गुणनखंड न हो। बिल्कुल ही राइट होगा, इसमें आपके राइट का निशान लगेगा। अगला पूछा है, -1 और 1 में केवल दो ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने गुणन प्रतिलोम के समान होती है। बिल्कुल ही राइट है, यानी -1 और गुणा कर लें 1 का तो हमेशा -1, यानी सबका उत्तर भी सेम आएगा। ऐसी एकमात्र -1 और 1 ही है। जैसे -2 और 2 का यदि गुणा करें तो -4 आएंगे, यानी वही सेम उत्तर नहीं आएगा। यानी -1 और 1 एकमात्र ऐसी है जिनका गुणन प्रतिलोम होता है, तो यहाँ पर आपका राइट लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट में राइट, फिर क्रॉस क्रॉस राइट और राइट ये लगेंगे। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो देखिए -3/4 और -5/7, इनका तो हर अलग अलग लसअप लेकर के भी देखते हैं तो ये बराबर नहीं होंगे, तो गलत है। या -3/5 और -12/20, बिल्कुल राइट लगाए। क्यों लगाए, देखिए ये माइनस का 3/5 है, ये माइनस का 12/20 है, तो 5 का लसअप भी 20 बना ले। यदि अपन 5 का 20 बना ले तो कितनी बार गुणा किया, 4 बार, तो 3 का भी 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है। यानी -3 और -12, -5 और -20, तो ये दोनों ही संख्याएं बराबर है, जो बराबर हो वहां राइट लगाना है। ठीक है। अगला है, देखिए 1/3 और -1/8, ये भी गलत है, बराबर नहीं हो सकती। -2/3 और 2/-3, माइनस भले ही ऊपर हो नीचे हो, दोनों ही समान होती है, राइट का निशान लगेगा। अगला पूछा है, निम्न को हल कीजिए, यानी आपको क्या करनी है, भिन्नों की जोड़ करनी है। तो 5 ही है, लसअप तो दोनों में 5 है, हर है तो 5 ही रहेगा और ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। तो 3 और 7 जुड़ गए, 10/5, 2 5 का भाग 10 में दे दिया, आंसर 2 आ गया। ठीक है। अगला देखिए, 17/36 + 7/24, यहाँ पर हर अलग अलग है। 36 से 24 से दोनों का लसअप लेंगे, आएगा 72। 36 का भाग 72 में दिया 2 बार, 2 को 17 से गुणा किया 34, प्लस का निशान है, प्लस का लग जाएगा। 24 का 72 में दिया 3 बार जाएगा, 3 को 7 से किया 7×3 = 21, और 34 और 21 को जोड़ लो, ऊपर आ गए 55, नीचे आएंगे 72, 55/72 आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी देखिए हर अलग है, 7 है 8 है, दोनों का लसअप लेंगे 56 आएगा, और फिर 7 का भाग 56 में दिया 8 बार, 5 से गुणा किया 8×5 = 40, आगे माइनस का निशान है तो माइनस का लगेगा, और फिर 8 का भाग दिया 7 बार, और 7 का 3 से किया 7×3 = 21, फिर 40 में से 21 घट गए, 19 रह गए, नीचे 56 रह गए, 19/56 हो गए। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए गुणा है अगले में, 3/22 गुणा 11/2, तो यहाँ पर 11 का 22 से कट जाएगा 2 बार, ऊपर रह गया 3 और नीचे 2, और 2 का गुणा हो गया 3/4, आंसर आ जाएगा। यहाँ 7/-5 गुणा -7/5, तो यहाँ पर दोनों में ही 7 ऊपर है तो आपस में गुणा हो जाएंगे, 7 और 7 49 और 5 की 25, दोनों ही माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस का आंसर आ जाएगा 49/25। यहाँ पर देखिए -4/65 भाग 3/16 है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी भाग में होते हैं और बट्टा में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, संख्याओं को बदल देते हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है, और गुणा का निशान लगा देते हैं। तो देखिए -4/65 गुणा 13 को ऊपर ले जाए और 3 को नीचे ले आओ।
ठीक है। अब 13 का भाग दे दो, 65 में गया 5 बार, ऊपर रह गए माइनस के 4 और इधर 5 3 15 आ गए, तो यहाँ -4/15 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/4 को दर्शाना है, तो ऐसे इस तरह से एक रेखा खींचिए जिस पर 0 से लेकर के 1 तक संख्याएं लिख दीजिए। फिर 4 भाग करने हैं। कितने भाग? 4। तो 1 2 3 4 भाग किए हुए हैं और यहाँ पर बट्टे ऊपर 3 है, तो तीसरे भाग पर इसको लटका दीजिए, यानी 3/4 हो गया। अगला है -7/4, तो यहाँ भी यही है 0 और 1 के बीच, लेकिन यहाँ माइनस में है तो संख्या इधर चलेगी। 4 भाग करने हैं, जितना हर में उतने भाग करने हैं। जैसे यहाँ पर 4 भाग कर दिए, मान लो ये एक संख्या रेखा है, ये 0 है, ये हो गया -1, ये हो गए -2, ठीक है ना। अब क्या करना है, -7/4 है, तो एक संख्या के तो 4 भाग ही होंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर -7 है, तो अपन कैसे बढ़ेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, यानी 1 और 2 के बीच तीसरे भाग पर आपको इस संख्या को दर्शाना है, ठीक है। यहाँ आप इसको ये दिशाएं तो मिश्र भिन्न में बदल के भी देख सकते हैं। 4 का भाग 7 में जाएगा तो क्या आएगा? -1 सही 3/4, यानी ये -1 और -2 के बीच में तीसरे पॉइंट पर आएगी। अगला है -5/8, तो ऐसे ही माइनस की तरफ आपको 1 और 0 के बीच में 8 भाग करने हैं और 5वें भाग पर इसको दर्शाना है। 7/8, तो 0 और 1 प्लस की तरफ 8 भाग करने हैं और 7वें भाग पर इसको दर्शा देना है, ठीक है। तो इस तरह से संख्या रेखा आपको अच्छे से समझ में आई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगला कार्यपत्रक है 98, दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए खंड ए में दिए गए कथनों को खंड बी से दिए गए उपयुक्त समीकरण से मिलान करना है। पहला है, किसी संख्या के दुगुने और 10 का योग 20 है, यानी किसी संख्या की दोगुने, मान लिया x है तो अपन क्या लिखेंगे, उसका 2 गुणा 2x और 10 का योग 10 मतलब प्लस के 10 है, इनका योग कितना हो रहा है? 20। ये समीकरण कहाँ बन रहा है? 2x + 10 बराबर 20। तो यहाँ पर देखिए 2x + 10 बराबर 20, इससे मिलान कर देंगे। अगला है, मैं एक संख्या हूँ, मेरा 3 गुना 6 प्राप्त होता है। मैं एक संख्या हूँ, माना कि x हूँ, मेरा 3 गुना 3x बराबर कितना होता है? 6। तो 3x बराबर 6 कहाँ लिखा हुआ है? इससे मिला देंगे। अगला है, राजू के पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए मतलब x है, उसमें से 5 रुपए खर्च हो गए, तो -5 पर दे 5 रुपए खर्च होने पर 10 रुपए शेष रही, तो ये समीकरण बन रहा है x - 5 बराबर 10। तो यहाँ पर इससे मिल जाएगा x - 5 बराबर 10। इस तरह से आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। अगला है, p के 4 गुणे में, p के 4 गुणे मतलब 4p में 6 घटाने पर तो -6 बराबर 30 प्राप्त होता है। ये समीकरण होगा 4p - 6 बराबर 30, तो 4p - 6 बराबर 30 यहाँ पर मिल जाएगा। अगला पूछा है m का 1/4। क्या पूछा भाई? m का 1/4 मतलब m/4। क्या है? m/4। 1/4 7 से 3 अधिक है, यानी 7 से 3 अधिक है मतलब माइनस के 7 बराबर 3 फिर भी शेष रह रहे हैं, तो m/4 - 7 बराबर 3 इससे मिलेगा। तो यह यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, इससे मिल गया। अगला पूछा, किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 मतलब कोई संख्या x है, उसका 1/3 x/3 में 5 जोड़ने पर +5 बराबर 8 प्राप्त होता है। ये समीकरण कहाँ है भाई? x/3 + 5 बराबर 8, तो ये इससे मिल जाएगा, यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अगला है, t का 3/4 15 है। t का 3/4 का मतलब है 3t, ठीक है। 3t/4 बराबर 15 है, तो 3t/4 बराबर 15 है, ये इससे मिल जाएगा। अगला पूछा है, यदि आप y के 6 गुणे में 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y के 6 गुणे मतलब 6y में 6 घटाएं यानी -6 बराबर 60। ये समीकरण यहाँ पर पड़ा है, इससे मिला देंगे। 6y - 6 बराबर 60। तो इस तरह से आपको समीकरणों को मिलाना है। मैंने एक बार मिला रखे हैं सभी, आप आराम से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला पूछा है, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। क्या है भाई? लक्ष्मी के पिता की आयु है, वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष अधिक है। तो देखिए लक्ष्मी की आयु क्या हो जाएगी? इसने लिखा यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। अब पिता की आयु क्या का है? लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे, तो 15 का गुणा 3 से कर लो, ठीक है। 15 गुणा 3, उससे भी 4 वर्ष अधिक है, तो प्लस के 4, तो 15 ये 45 वर्ष और 4 वर्ष जुड़ जाएंगे, उसके पिता की उम्र क्या होगी? 49 वर्ष। यदि यहाँ 15 वर्ष नहीं दी होती तो अपन लिखते 3x, ठीक है, +4 बराबर, यदि वो
49 वर्ष दी हुई होती तो ये समीकरण इस तरह से बन सकता था, 3x + 4 बराबर 49। अगला है वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। माना की संख्या क्या है, x है, ठीक है, 6 से गुणा करना है तो 6x हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा है, प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। यहां से जो प्राप्त गुणनफल होता है उसमें से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होगा, यानी 5 और 7 इन दोनों का बराबर क्या होगा, 6x बराबर 12 होता है। 6x बराबर 12, 12 कौन से, 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होंगे, तो 5 और 7 दोनों हो गए 12, तो 6x बराबर 12 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, x के साथ में 6 वो भाग में चला जाएगा, तो 12/6 बराबर x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 98। अब है कार्यपत्रक नंबर 99, प्रतिशत लाभ हानि और साधारण ब्याज की समझ बनाना सीखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको भरना है। अगला है लाभ, लाभ ज्ञात करना होता है तो क्या करेंगे भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। माना कि 110 रुपये में कोई चीज बेची, उसको 100 रुपये में खरीदा था, तो कितना लाभ हो गया, 10 रुपये, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। अगला है हानि, हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है तो होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो यहाँ पर नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। चौथा है जिस मूल्य पर दुकानदार वस्तु को बेचता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत करना है लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत करना है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 है। अगला है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसका 13% 1040 है, कोई चीज है x है, मान लिया क्या है x है, उसका 13%, तो प्रतिशत को ऊपर रखेंगे और बटा 100 रखेंगे, बराबर इसने कहा 1040 है, ठीक है। तो अपन कर लेंगे यहाँ पर x बराबर, अपने को x के साथ वाले मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या क्या होगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा 1040 के साथ, तो अपन लिख देंगे x बराबर 1040, 100 उसके साथ गुणा में चला गया, 13 आ गया नीचे, और इस तरह से हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8000 रुपये। क्या आ जाएगा भाई, 8000 आ जाएगा। सवाल को इस तरह से हल करना है। आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर x के साथ में 1040 आते ही 13 नीचे और 100 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला पूछा है इसका 20% 200 है, ठीक है, यही सेम टू सेम दोनों का सवाल है। x गुणा 20/100 बराबर 200, तो x बराबर 200 रहेगा और 100 उसके साथ गुणा में चला जाएगा, 20 बट्टा में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अगला आशा अपने वेतन से 20,000 रुपये बचाती है। कितने रुपए बचाती भाई, 20,000 रुपये। आशा अपने वेतन से 20,000 रुपये बचाती है। यदि उसके वेतन का 5% है तो आशा का कुल वेतन कितना है, x गुणा 5/100 बराबर 20,000 है। समीकरण क्या बन गया, x गुणा 5/100 बराबर 20,000, जो 20,000 रुपये बचाती है उसका 5% ही है, तो x बराबर फिर क्या आ जाएगा भाई, x बराबर 20,000 आ जाएगा और 100 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 5 बट्टा में आ जाएगा, वही सेम समीकरण है। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। क्या आ जाएगा भाई, 4 लाख रुपए उसकी वेतन है। एक मोबाइल का लागत मूल्य 15,000 रुपये है। एक मोबाइल कितने रुपए का आता है, 15,000 का। यदि दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो लाभ की राशि क्या होगी भाई, 10% बटा 100 गुणा उसका क्रय मूल्य 15,000, तो 1,500 रुपये। लाभ कितना हो रहा है, 1,500 का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, 15,000 रुपये क्रय मूल्य प्लस 1,500 का लाभ, 16,500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला है राहुल एक प्रिंटर 7600 रुपये में खरीद कर उसे 5700 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 7600 में से 5700 घटा दो, 1900 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए की, 1900 की। किस पर हुई है, 7600 रुपये पर, ठीक है। तो हानि का प्रतिशत है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो ऊपर लिखेंगे हानि 1900, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य था 7600, 7600 गुणा 100 से करेंगे तो आएगा 25% की हानि हुई। कितना नुकसान हुआ, 25% का नुकसान हुआ है। तो ये था कार्यपत्रक 99। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 100। इसमें अपन क्या सीखेंगे भाई, कोणों के युग्मों को रेखिक, पूरक, समपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत, उसके बारे में समझ। बहुत ही अच्छा है, रेखा गणित के बारे में बहुत ही अच्छे से सवाल है, आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। संलग्न आकृतियों में पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म किसे कहते हैं, ये बात भी आपको
समझनी है। रेखिक युग्म होता है जिस तरह से ये एक रेखा है, इसके ऊपर जो दो कोण बने हुए हैं ये रेखिक युग्म कहलाएंगे, ए और ई। एक ये युग्म रेखिक हो गया, ठीक है। दूसरी मान लो ये रेखा है, इसके इधर वाले दोनों कोण बी और ए है, ये भी रेखिक युग्म है, ठीक है। इधर रेखिक युग्म नहीं बनेंगे क्योंकि ये रेखा है, इसके इधर तीन कोण है, दो कोण होते तो रेखिक युग्म बन जाते। इधर भी ये रेखा के नीचे की तरफ देखेंगे तो भी तीन कोण है, इसलिए रेखिक युग्म नहीं होंगे, युग्म में दो ही होते हैं, ध्यान रखना। अब पूछा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं आमने सामने का कोण बराबर हो उसको। तो यहाँ देखिए बी के सामने ई है जो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा इस तरह की दो रेखाएं खींची हुई हो तो ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके तरफ ए है लेकिन इधर दो कोण, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएंगे। केवल बी और ए ये दोनों ई दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण में आपको बी और ई लिखना है। अगला पूछा सत्य असत्य बताइए। देखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल राइट बात है। ये इस तरह से एक आयत बना हुआ होता है, इसके ये सभी कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। अगला है एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री की भी होती है, बिल्कुल सही है। अधिक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। एक संपूर्ण कोण का मान 90 डिग्री होता है, गलत है, क्योंकि संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है भाई? 360 डिग्री। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, ध्यान रखना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रेल पथ की पटरियां समानांतर रेखाओं का उदाहरण है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि रेल की पटरियां कुछ इस तरह से चलती है, यानी दोनों के बीच यहाँ जितनी दूरी है वहीं यहाँ भी इतनी दूरी होगी, इधर भी इतनी होगी, यानी समान दूरी हो वो समानांतर कहलाती है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाता है, गलत है। वो क्या कहलाता है भाई? समपूरक कोण कहलाता है। जिसमें 180 डिग्री का हो, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो समपूरक कहलाता है। पूरक कोण में दोनों कोणों का मान है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। L समानांतर m है, ये दो लाइन ऐसे खींची हुई हो, मतलब समान अंतर है, ठीक है, समानांतर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है भाई, इसने पूछा है कोण का नाम साथ में लिखना है, x का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए ये 50 डिग्री है तो इसके साथ में ये वाला बनेगा वो जो 180 डिग्री, ये रेखा है, इस रेखा पर बने हुए दोनों कोण 180 डिग्री होते हैं। इधर वाला 50 है तो ये 130 होगा, और ये 130 है, ये रेखा पर भी बने हुए दोनों कोण है वो 100 माना कि 80 के होंगे, तो ये इधर वाला 130 होगा। सीधी सी बात है, ये पीछे 50 ही बचेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 50 डिग्री, और इस कोण का नाम होगा एकांतर कोण। क्या होगा? एकांतर कोण इसका नाम होगा। यहाँ पर पूछा, देखिए यह पर दोनों ये रेखाएं खींची हुई है, ठीक है, समानांतर रेखाएं। ये 70 का है तो ये बीच बचा हुआ 180 में से घटा लो, तो 180 में से यदि अपन 70 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगला पूछा, इसमें देखिए यहाँ पर x है तो ये इस रेखा पर बना हुआ कोण है, ये कोण है इतना ही, ये होगा सेम टू सेम होगा। अंदर की तरफ इधर का ले ले, फिर 180 में से घटा लो, या इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम होगा, तो ये 135 डिग्री है तो ये भी 135 डिग्री होगा। इसको संगत कोण कहते हैं, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अगला है प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम लिखना है आपको। यहाँ भी L समानांतर M है, यानी ये रेखाएं खींची हुई जो समानांतर है, ये वाली रेखा समानांतर, ये वाली रेखाएं देखिए, ये सभी रेखाएं समानांतर रेखाएं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है ये और ये कोण आमने सामने के एक तरफ के होते तो कहलाते संगत, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग है तो कहलाएंगे एकांतर कोण। तो इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? एकांतर कोण लिख देंगे। अगले का पूछा, यहाँ देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, दोनों ही क्या है? संगत कोण है, यानी एक समान होंगे, दोनों का मान भी एक जैसा होगा, ठीक है, तो ये संगत कोण हो गए। यहाँ पर देखिए एक ही रेखा पर दोनों कोण एक तरफ बने हुए तो उसको रेखिक युग्म कहते हैं, और यहाँ पर भी ये सेम टू सेम दूसरे वाले की पोजीशन है तो ये भी संगत कोण कहलाएगा। तो इनके नाम आपको लिख देने हैं। अगला है संलग्न आकृति में L समानांतर M अज्ञात कोण ज्ञात करना है। ये एक ही आकृति दी हुई है, इसमें आपको कोणों के नाम ज्ञात करके लिखने हैं। पहला पूछा है x यानी ये वाला कोण, तो इस रेखा पर दोनों ही 180 डिग्री के बनेंगे, 130 का बना हुआ है तो अपन क्या करेंगे? x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, और ये रेखिक युग्म कहलाएगा, यानी एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोण है एक तरफ, इसलिए इसका नाम x का नाम रेखिक युग्म आ जाएगा। दूसरा पूछा y वाला ये है x के बिल्कुल सामने, शीर्षाभिमुख कहलाता है, x के बिल्कुल सामने, इसका नाम शीर्षाभिमुख कोण होगा, और कितना होगा? जितना x है उतना ही y होगा, ठीक है ना, तो 50 डिग्री आ जाएगा y का मान। अगला पूछा z यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। z और ये वाला जो कोण था
इतना ही जेड होगा, क्योंकि ये एक समानांतर रेखा है तो इधर और इधर का कोण सेम होगा, तो जेड का मान 130 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये इसका संगत कोण है। संगत कोण हमेशा एक जैसे होते हैं। अगला पूछा है पी, पी पूछा है तो पी वाई का संगत है। देख लीजिए वाई भी इधर है, पी भी इधर है, तो पी बराबर वाई होगा 50 डिग्री, ये भी संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके कोण से संबंधित कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। इसमें पूछा है दक्षता सर्वांग समता के नियम एसएसएस और एसएएस को समझ सकेंगे। एसएसएस क्या है और एसएएस क्या है, पहले तो इस बात को समझना है आपको। एसएसएस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इंग्लिश में इसको कहते हैं साइड साइड साइड, और हिंदी में कहेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाओं पर यदि कोण निकालना हो तो एसएसएस नियम कहलाता है। और एसएएस नियम होता है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, कोण को कहेंगे एंगल, या कहीं आपको एएसए भी आ सकता है, यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण पूछ ले एक भुजा पूछ ले। यहाँ पर दो भुजाएं पूछ ली एक कोण पूछ लिया, यहाँ तीनों ही भुजाएं पूछ ली, तो ये कहलाते हैं एसएसएस और एएसएस या एसएएस नियम। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को ढक लेती है। तो जो एक दूसरे को ढक लेती है तो सर्वांग सम कहलाएगी, और नहीं ढकती है तो सर्वांग सम नहीं कहलाएगी, असर्वांग सम कहलाएगी। तो जैसे गणित की पुस्तक ले ली एक अपन ने, दूसरी ले ली विज्ञान की पुस्तक, दोनों एक दूसरे को ढक रही है तो हाँ, तो ये सर्वांग सम कहलाएगी। दूसरा है चौक का डिब्बा ले लिया, एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को ढक रहे हैं नहीं ढक रहे तो असर्वांग सम कहलाएंगे। ऐसे एक ढोलक ले लिया एक ड्रम ले लिया, दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं नहीं ढक रहे, असर्वांग सम कहलाएंगे। इसके अलावा भी आप अन्य उदाहरण देख करके यहाँ यदि बराबर है एक दूसरे को ढक रहे हैं तो सर्वांग सम और नहीं ढक रहे हैं तो असर्वांग सम लिख देंगे। अगला पूछा निम्न में से कौन से त्रिभुज एसएसएस यानी भुजा 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 प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यानी तीनों भुजाओं को बराबर दर्शाता है। तीनों भुजाएं बराबर है तो आपको लिखना संतुष्ट करता है, नहीं तो लिखना नहीं करता। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कौन ए बी सी, कौन ये ए बी सी है, इसमें देखिए 5.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ और 5.5 सेंटीमीटर का, ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर पी क्यू आर की, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी ये इन कोणों को अपन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे। तो क्या होगा, अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। सर्वांग सम का ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का सिने बना होता है, मतलब सर्वांग सम है, यानी दो लाइनें खींचने के बाद एक यदि एस टाइप ऊपर ऐसे सुलाया हुआ है तो आपको उसको समझना है कि सर्वांग सम का चिन्ह है। ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज सर्वांग सम है पी क्यू आर, यानी ये दोनों ही सर्वांग सम है, और आप उसको कोष्टक में एस 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 भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं 3.2, ये 3.2, 4.1, ये 4.1, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज जी आई एस दोनों ही सर्वांग सम हैं, तो आपस में आप इनको लिख देंगे। इधर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर, और त्रिभुज डी एफ सर्वांग सम है जी आई एस। ऐसे ही नीचे वाले में चेक करते हैं। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन से त्रिभुज एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा को प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं भाई। पहला है देखिए 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, 5.5 इधर भी 5.5, ये 130 डिग्री का कोण, ये भी 130 डिग्री का कोण, तो क्या होगा, संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, यानी दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, इसने पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपन लिखेंगे त्रिभुज, वो मैंने बनाया नहीं कोई बात नहीं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, यानी इस तरह से लाइन खींच के ऊपर लिख देंगे और आगे लिख देंगे एस ए एस, इसको संतुष्ट करता है। अगला इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, कोई भुजा ही नहीं है, ठीक है, और एक ही कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भुजाएं समान नहीं दी हुई है, इसलिए अपन लिखेंगे त्रिभुज डी एफ व त्रिभुज एस टी यू एस ए एस संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है नीचे दिए गए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है, इसके संगत भागों को अंकित कीजिए। संगत भाग का मतलब होता है समान भाग कौन से हैं, ए बी। अब यहाँ देखिए ये ए है ये बी है, ए बी पे ये एक सिने लगा हुआ है, तो इधर एक सिने वाला कौन सा है,
पी और क्यू, तो अपन लिखेंगे पी क्यू इसके बराबर। बी सी, तो बी सी कहाँ है इसमें देखते हैं, ये बी है ये सी है, कितने टिक लगे हुए हैं, 2 टिक वाला, तो ये 2 टिक वाला इधर है आर और क्यू है, ठीक है, तो क्यू आर लिख देंगे। सी ए, अगला देखते हैं सी और ए, सी और ए ये है, ए में एक और इधर यहाँ पर बड़ा करके फिर अंदर 2 किए हुए हैं, तो ऐसा ही अपन को देखना है, ये आएगा पी और आर, तो सी ए का पी आर लिख देंगे। अब इसने कहा है त्रिभुज या कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बीच में किसको लिया है, ए को लिया है, ठीक है, तो ए वाले जैसा से बीच में कहाँ रहेगा, ये पी बीच में आना चाहिए, ठीक है, तो कोण अपन लिखेंगे क्यू पी आर, क्या लिखेंगे, क्यू पी आर, इस तरह से लिख देंगे, तो ये इसका सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 101। अब है आपका आकलन पत्रक 16, यानी आकलन पत्रक के अंदर अभी तक आपने जो कार्यपत्रक में सीखा है वही आपका टेस्ट होगा। पहला, एक गांव 45% महिलाएं, 45% पुरुष और शेष बच्चे हैं, बच्चों की संख्या अगर 750 है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको पहले तो क्या करना भाई, पुरुष और महिलाएं दोनों कितनी है, 90%, तो बच्चे कितने हो गए 10%, 10% की वैल्यू कितनी है 750, क्योंकि बच्चों की संख्या दी हुई है 750, जो किसकी वैल्यू है 10% की है, तो अपन लिखेंगे कुल जनसंख्या एक्स, एक्स गुणा 10/100 बराबर 750 है, तो एक्स का मान क्या होगा, 750 एक्स के साथ चले जाएंगे, 100 इसके साथ गुणा में चले जाएंगे, 10 बट्टा में आ जाएंगे, तो कुल जनसंख्या आ जाएगी 7500। इस तरह से आपको सवाल करना है। अगला है, राजा राम एक प्लॉट 30,000 रुपये में खरीदता है, वो 15% लाभ के साथ बेचना चाहे तो प्लॉट का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अपन लिखेंगे 15/100 गुणा 30,000 बराबर 4,500 रुपये उसको लाभ चाहिए, उसका विक्रय मूल्य कुल पूछा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, 30,000 के अंदर 4,500 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 34,500 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 34,500 रुपये होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है नीचे विक्रय मूल्य बराबर 34,500 रुपये, ठीक है। अगला सवाल है, दो त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है, ए सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग कर बताएं कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग सम की स्थिति में उत्तर सांकेतिक रूप में लिखें। ए का मतलब है कोण भुजा कोण, यानी 2 कोण और 1 भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला है, फर्स्ट में दिया हुआ है डी बराबर 80 डिग्री, डी एफ बराबर 30 डिग्री और ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर दूसरा दिया हुआ है डी पी 80 डिग्री, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डी आर 30 डिग्री, तो दोनों को आप बना लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने बना करके दिखाया है आपको, पहला ये देखिए डी एफ है बनाया हुआ, और ये दूसरा बनाया हुआ है डी वो पी क्यू आर वाला, ठीक है, पहले में आएगा संतुष्ट नहीं करता और दूसरे में भी आएगा संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही सेम सेम स्थिति नहीं है। यहाँ 80 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30, ठीक है, और इधर 60 डिग्री 80 डिग्री 6 सेंटीमीटर, 60 डिग्री 80 डिग्री 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो भुजाएं हैं वो ए एस, जो अपन को पूछा है ए एस ए, उसके हिसाब से संतुष्ट नहीं है। अगला है, दिए गए कोणों के मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है 100 डिग्री कोण का समपूरक कोण कौन सा होगा, तो 100 डिग्री का समपूरक क्या होता है भाई, 180 में 100 घटा लो, पीछे क्या आएगा 80 डिग्री, ठीक है, तो 80 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा पूछा है D1 30 डिग्री हो तो D2 कितना होगा, D3 कितना होगा। यहाँ देखिए D1 यानी जो कोण है एक है वो 30 डिग्री हो, ये वाला 30 डिग्री होगा, तो दो वाला कितना होगा, D2 जो माना कि D2 है वो कितना होगा, तो देखिए D2 है वो हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, इस रेखा पर बने हुए दोनों के 180 होते हैं, तो 180 में से 30 को घटा लो, पीछे क्या आ जाएगा 150 डिग्री, और D3 कितना होगा, जितना पहला है उतना ही D3 होगा। ये भाई आमने सामने वाले तो बराबर है, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है ना, लेकिन इसने तो पूछा है कि ये 30 है तो ये कितना है, तो ये होगा 100, ठीक है ना, इस तरह से। अगला पूछा है, दी गई आकृतियों कोण युग्मों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको असमान संपूरक कोण कौन से हैं और समान संपूरक कोण कौन से हैं, तो असमान संपूरक कोण तो देखिए बी ओ ए, क्या है बी ओ ए, और कोण ए ओ डी,
कोण ए ओ डी, ये दोनों ही जो कोण है वह असमान समपूरक कोण है, मतलब आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में ई आया हुआ है इसलिए बाकी तो हो जाते दोनों। और समान समपूरक कोण इसमें कोई भी नहीं है। अगला है निम्न कथनों को सरल समीकरण के रूप में लिखना है। P का 2/3 10 है, P गुणा 2/3 बराबर 10 है, तो अपन क्या करेंगे, P है वो 2 के साथ जाएगा, 2P/3 बराबर 10। M का 3 गुणा 15 है, 3 गुणा M बराबर 15, तो 3M बराबर 15 हो जाएगा। तो ये था आपका आकलन पत्रक 16 तक का हल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।